नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। अब ऐसे में देखा जा रहा है जैसे जैसे उपचुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता उत्तर प्रदेश के सियासी रण में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से मायावती और आजाद की जो एंट्री उपचुनाव में होती हुई नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंधमारी होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से एक बड़ी जीत हासिल की और उसके बाद अगर बात की जाए मायावती की तो मायावती कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाई और एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं निकाल पाई, लेकिन मायावती सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बहुत बड़ा जनाधार मायावती के साथ चलता है जब चुनाव आते हैं। तो ऐसे में इस बार तो झटका लग गया, लेकिन उपचुनाव को लेकर जिस तरह से मायावती दूसरी बार सियासी रण में उतरती हुई नजर आई हैं, तो अब कहीं ना कहीं मायावती और चंद्रशेखर आजाद पर निगाहें टिकी हुई हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी लंबे समय से अंतर्कलह का माहौल देखा गया और उसके बाद आलाकमान के माध्यम से जो मीटिंग बुलाई गई, जो बैठकें बुलाई गई, उसमें बड़े फैसले लिए गए और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही सियासी अनबन को कहीं ना कहीं शांत करवाया गया। और अब ऐसे में देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तीनों ही सूबे में पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी अपने सियासी रण को सजाते हुए दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आने वाले समय में किस तरह के समीकरण बैठते हुए नजर आएंगे, इस पर यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव का कद, राजनीतिक कद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पर तमाम यहाँ पर सवालिया निशान खड़े किए गए कि आप सूबे के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो क्या लगता है, क्या उपचुनाव में भी एक बार फिर से अखिलेश यादव बाजी मारते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उपचुनाव में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें 5 सीटें सपा के गढ़ की हैं और अब उन गढ़ वाली सीटों पर तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अन्य 5 सीटों पर भी जीत का दावा कर रहे हैं। तो क्या वाकई अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, मायावती और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये आने वाला जो उपचुनाव का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालना क्या एक चैलेंज साबित हो सकता है? क्या लगता है माही? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में केवल उपचुनाव की 10 सीटें हैं। 10 सीटों पर 4 पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रही हैं। वैसे अगर देखा जाए तो करहल सीट है, बिजनौर मीरापुर सीट है जहां पर चंद्रशेखर आजाद भी अपना चुनावी ताल ठोकने की पूरी तैयारी में है और लगातार जिस तरीके से वो दलित वोट बैंक को तो साध ही चुके हैं, लेकिन वहीं साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक पर जिस तरीके से उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया, कावड़ में जिस तरीके से मुस्लिम का सपोर्ट करते हुए नजर आए, उससे माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के वोट बैंक में ये भी सेंधमारी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कांग्रेस और अखिलेश यादव के पास मुस्लिम वोट बैंक काफी ज्यादा है और वहीं चंद्रशेखर आजाद अब ओबीसी वोट बैंक, क्या अब चाहे जनरल वोट बैंक की बात करिए, ब्राह्मण वोट बैंक की बात करिए, चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अपना दबदबा हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये इतना आसान नहीं होगा कि इस बार के उपचुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 37 सीटें निकाली, इस बार इतना आसान ना भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है और ना ही अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण मैदान में है। और वहीं अगर पूरा समीकरण मनीष समझा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती की वजह से अगर भारतीय जनता पार्टी को 16 से 17 सीटों पर फायदा हुआ है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की वजह से भी अखिलेश यादव को नुकसान देखने को मिला है और ऐसे में अगर वो अपने प्रत्याशी हर सीट पर उतार रहे हैं तो अखिलेश यादव का दबदबा कम होना तय माना जा रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव मायावती से क्यों गठबंधन करना चाह रहे थे? उनको पता था कि मायावती भले ही सीटें ना जीत पाए, लेकिन जिस सीट पर उतर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी वहां पर रहेगी और अखिलेश यादव रहेंगे तो कहीं ना कहीं मायावती उतने 30-40% वोट बैंक अगर अपनी तरफ खींच ले जाती हैं तो अखिलेश यादव का पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। तो यही कारण है कि इस बार का जो उपचुनाव है किसी भी पार्टी के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि वोट बैंक आप देखेंगे बराबरी में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वहीं ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ, दलित वोट बैंक और कुछ सब वोटों का अगर मिक्सचर देखा जाए तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद की तरफ। तो कहीं ना कहीं वोट सेगमेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में इतनी आसानी से उस पर कब्जा कर पाना कहीं ना कहीं आसान नहीं होगा, कोई भी पार्टी हो।
जी बिल्कुल, तब ऐसे में वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना एक बड़ा चैलेंज तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब मायावती और चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से अब दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब वाकई आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि किस तरह से आखिर मायावती अपनी लोकसभा चुनाव में करारी हार का बदला ले पाती हैं, या यहाँ से जितनी भी सीटें मायावती निकालती हैं उससे कहीं ना कहीं उनका आगामी भविष्य या यूं कहें 2027 के विधानसभा चुनाव का सफर तय होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में अगर मायावती को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो विधानसभा चुनाव में मायावती का कद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से सियासी मैदान में, सियासी रण में तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी को भी लोकसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त जो समाजवादी पार्टी के हाथों से मिली है उसका भी यहाँ पर खामियाजा कहीं ना कहीं जो भुगतना पड़ा है उसकी भी क्षतिपूर्ति करनी होगी। और ऐसे में बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की तो एक सीट लोकसभा की जीतते हुए नजर आए, यहाँ पर तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आए और गरीबों दलितों के हित में यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आए। संसद में भी यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और ऐसे में जिस तरह से उनका जो बोलने का अंदाज है उसकी काफी यहाँ पर विपक्षी नेता भी तारीफ करते हुए नजर आए। तो क्या वाकई इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ चंद्रशेखर आजाद भी आगामी विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे? और अगर इस तरह से तैयारियां करते हैं, इस तरह की रणनीतियों पर काम करते हैं, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, तो क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद उपचुनाव में भी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब होंगे? माही, क्या लगता है, क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद को अब उपचुनाव से कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 का रास्ता मिलता हुआ दिखेगा? और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सामने कितना बड़ा चैलेंज होंगे चंद्रशेखर आजाद उपचुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रशेखर आजाद चाहे भले ही नगीना सीट से ही जीत दर्ज करते हैं और डुमरियागंज पे भी जो उनकी हार होती है, ऐसा नहीं होता कि अगर वो थोड़ी और मेहनत करते तो शायद वो भी सीटें निकाल सकते थे। तो इतना आसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जिस तरीके से अनबन देखने को मिली, चाहे बुलडोजर नीति को लेकर हो, ईवीएम के मुद्दे को लेकर हो, गुंडा राज के मुद्दे को लेकर हो, तमाम ऐसी नीतियां हैं जिस पर, चाहे नीट का मुद्दा हो, पेपर लीक का वो आवाज उठाते हुए नजर आए, छुआछूत का मुद्दा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चंद्रशेखर आजाद दूरी बनाकर रख रहे हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव के साथ जो उनकी नजदीकियां देखने को मिलती हैं, भले ही चंद्रशेखर आजाद कभी डायरेक्ट तौर पर ये ना कहें, और कहीं ना कहीं नाराजगी भी जो है आजाद और अखिलेश यादव की, वो नगीना सीट पर सीट ना मिलने की वजह से। पहले चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव की तरफ से प्रबल दावेदार थे, तो जिस तरीके से मनोज पांडे को मैदान में उतार देते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रामन में खटपट देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं अब इंटेंसली चंद्रशेखर आजाद रामन ये पूरा माहौल अखिलेश यादव का बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का। और वहीं सबसे ज्यादा जो नुकसान चंद्रशेखर आजाद के आने का मिल रहा है जिसको, वो है मायावती लगातार अपना जनाधार बनाने का प्रयास कर रही हैं। 432 सीटों पर इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाई। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के आने से वो पूरा दलित वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है आजाद की तरफ, और मायावती कहीं ना कहीं पीछे जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो इस बार का जो समीकरण बन रहा है आजाद की वजह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय ना होकर बल्कि चौतरफा हो गया है, और ये मुकाबला कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। जो पार्टी थोड़ा सा जमीनी मुद्दों पर जुड़ी रहेगी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को हिट करते हैं, अगर उन मुद्दों पर काम करेगी, वही पार्टी जीत दर्ज करते हुए नजर आएगी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम सबसे आगे आता है। जी बिल्कुल, तब ऐसे में जमीनी मुद्दे, आम जनता से जुड़े मुद्दे लेकर यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, लोगों के बीच जाएगी, वही यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के दावे को लेकर और कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर मुद्दा बनाती हुई नजर आई, और ऐसे में अयोध्या के फैजाबाद से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, और वहां से उनके प्रत्याशी को करारी हार मिलती है अवधेश प्रसाद के आगे। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद बने, और जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष
विपक्षी नेता के तौर पर संसद के अंदर तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का कद बढ़ाने में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अवधेश प्रसाद का भी एक बड़ा हाथ यहां पर माना जाता है। और ऐसे में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और मायावती अब जमीनी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, अब वाकई आने वाले समय में अगर उपचुनाव में जमीनी मुद्दे, आम जनता से जुड़े मुद्दे लेकर चंद्रशेखर आजाद उतरते हैं तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नगीना पर जनता ने उनको अपना बहुमत दिया था, अपना प्यार दिया था, ठीक उसी प्रकार से अब तमाम यहां पर सीटों पर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद उतरने की बात कर रहे हैं, उन सीटों पर भी कहीं ना कहीं उनको उसी हिसाब से वोट मिलने की आशंकाएं यहां पर हैं। और ऐसे में जिस तरह से अब अखिलेश यादव के सामने चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक चैलेंज के तौर पर खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को भी उपचुनाव में एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। और बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर कलह का माहौल लंबे अरसे तक चलता रहा, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो थोड़ा बहुत नाराज नजर आया। और ऐसे में अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी साख बचानी होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब नहीं हो पाती है तो विधानसभा चुनाव 2027 में हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बदलती हुई नजर आए और नई सरकार का गठन होता हुआ नजर आए। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।